Hello student, welcome all of you in the online platform of Viswas, now Sarda Senior Secondary School. स्टूडेंट +2 पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेसन हम पढ़ रहे हैं सोवियत संघ के बारे में। तो ध्रुवीयता का अंत हमारा ये टॉपिक था लेसन। तो इसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से सोवियत यूनियन एक महाशक्ति बना। सोवियत यूनियन ने अमेरिका को बराबर की टक्कर दी समय समय पर, लेकिन अचानक ये विश्व की दूसरी महाशक्ति या दूसरी दुनिया के देश अचानक विघटित हो गए। तो इसके क्या कारण रहे होंगे? तो सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ या इसके कारण क्या थे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस लेसन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे अथवा क्या परिणाम उसके निकले। आज हम सोवियत संघ के इंटीग्रेशन विभाजन के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए यह सवाल पूछना जरूरी नहीं है। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए ज़रूरी है। विश्व में चाहे जो भी व्यवस्था जिसका पतन हुआ हो, उस व्यवस्था के पतन के कुछ कारण जिम्मेवार होते हैं। उन कारण की प्रकृति कुछ हो सकती है, लेकिन उन सभी का बेसिक स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा रहता है। यानी कि जो भी व्यवस्था नष्ट होती है उसके पतन होने के कुछ कारण मौजूद होते हैं और कुछ तत्कालीन कारण बन जाते हैं जिससे वो व्यवस्था पतन का कगार पर पहुंच जाती है। क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज व्यवस्था पहली बार टूटी और न ही आखिरी बार, और सोवियत व्यवस्था का बिखराव कोई पहला बिखराव नहीं था। इससे पहले भी इससे बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं पतन हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, कगार पर पहुंच चुकी थी टूटने की, और टूट भी गई थी। जैसे 14वीं-15वीं शताब्दी में फ्रांस विश्व का शक्तिशाली देश था, उसकी व्यवस्थाएं टूट गई। फ्रांस के बाद ब्रिटेन का साम्राज्य आपने देखा होगा, ब्रिटेन एक महाशक्ति के रूप में वो भी बिखर गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये दो महाशक्तियां बनी, अमेरिका और रूस, और इसमें से रूस का डिसइंटीग्रेशन हो गया, रशिया का, यूएसएसआर का। तो ऐसे ये कोई अंतिम व्यवस्था भी नहीं है और कोई पहली व्यवस्था भी नहीं थी जिसका बिखराव हुआ। यानी कि जो व्यवस्थाएं होती हैं, वैश्विक व्यवस्थाओं में शक्ति संतुलन बदलता रहता है, ये कोई स्थायी वस्तु नहीं है। तो इसलिए हम इसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं। सोवियत संघ के विघटन के जो कारण हैं वो अलग हो सकते हैं, दूसरी व्यवस्थाओं के टूटने से अलग हो सकते हैं, लेकिन इससे एक सर्वसामान्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सोवियत संघ जो है वो उसी व्यवस्थाओं की तरह विभाजित हुआ जैसे अन्य व्यवस्थाएं हुई थी। तो ये एक सर्वसामान्य निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। एक निष्कर्ष हम ये भी निकाल सकते हैं कि वर्तमान जो व्यवस्था है विश्व में, ये भी कभी ना कभी बिखर जाएगी और इसकी जगह कोई नई व्यवस्था आकर के इसका स्थान ले लेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही, इससे उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा, उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू किए। सबसे पहली बात, राजनीतिक व्यवस्था के रूप में सोवियत संघ अपने लोगों की इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। सोवियत संघ के पतन का यह सबसे बड़ा कारण रहा, क्योंकि इसके कारण सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था गतिरुद्ध रही, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होती गई और सोवियत संघ के लोग जो हैं
वो अपनी ही व्यवस्था पर, अपनी ही सरकारों पर सवाल खड़े करने लगे और उनको लगा कि ये व्यवस्थाएं हमारी जीवन को संचालित करने में असफल होती जा रही है। तो ये एक बड़ी विशेषता या कारण रहा राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से गतिरुद्ध होना। यह व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया, इसका उत्तर काफी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियारों और सैन्य साजो सामान पर लगाया। अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के पिछलग्गू देशों के विकास पर खर्च किए ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहें। इस विभाजन का कारण क्या रहा? ये व्यवस्था इतनी स्ट्रोंग थी। सोवियत संघ की विशेषताओं में हमने पढ़ा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं इसकी थी, बहुत ही ताकतवर था, सब सामान बनाता था, सारी वस्तुएं बनाता था, जीडीपी बहुत बड़ी थी। लेकिन फिर भी ये व्यवस्था बिखर गई। इसके क्या कारण रहे होंगे? तो सबसे बड़ा कारण रहा साजो सामान को बनाने में, हथियारों को बनाने में सारे पैसे खर्च कर दिए। पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनको सहायता देने में सारा आर्थिक संसाधन उन्होंने लगा दिए ताकि वो नियंत्रण में बने रहे। और इस नियंत्रण में बने रखने के कारण सोवियत संघ जो है वो उस पर आर्थिक प्रेशर बढ़ता गया। सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत संघ इसका सामना नहीं कर सका। साथ ही एक और बात हुई, पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। वे अपनी राजव्यवस्था को पश्चिम के देशों की राजव्यवस्था के बीच मौजूद अंतर को भांप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राजव्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है। पश्चिमी पूंजीवाद से बेहतर बताई जा रही थी साम्यवादी व्यवस्था। लोगों को वर्षों से यही बात बताई गई। लेकिन जब लोगों को अंतर पता चला कि वास्तव में पूंजीवादी व्यवस्था ज़्यादा बेहतर है, हमारे यहाँ पर तो समाजवाद जो है वो अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए कोई अच्छी राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, पूंजीवाद बेहतर है। लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था। सोवियत संघ आपस में पिछड़ चुका था अमेरिका से। इस बात का पता जब नागरिकों को लगा तो राजनीतिक मनोवैज्ञानिक के रूप में उनको गहरा धक्का लगा। तो राजनीतिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से उनको बहुत गहरा धक्का लगा। उनको लगा कि हम तो काफ़ी पीछे हैं, सोवियत संघ अमेरिका के बराबर नहीं है, हमें जो बताया जा रहा है वो गलत है। तो ये नागरिकों को जब सच्चाई पता लगी तो डिसइंटीग्रेशन का एक कारण बना, क्योंकि अब उनका साथ रहने का कोई मतलब नहीं था। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो गया। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया। अब यह पार्टी जवाबदेह नहीं रह गई थी। गतिशील प्रशासन, गतिरुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा, देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, ये भी कुछ कारण थे। एक तो 70 सालों तक लगातार पार्टी ने शासन किया, जिसकी वजह से अब वो जवाबदेह नहीं रह गई थी। गतिरुद्ध प्रशासन हो गया था, भ्रष्टाचार बहुत शासन में बढ़ गया था, गलतियां सुधारने की कोई इच्छा नहीं थी शासकों की, ना अधिकारियों की। और देश बड़ा विशाल था। सोवियत संघ, यूएसएसआर बहुत विशाल साम्राज्य था, लेकिन सत्ता केवल रूस के पास थी, केंद्रीकृत थी। इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। और इससे भी बुरी बात यह हुई कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे। पार्टी के जो अधिकारी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के, उनके अधिकारियों को ज़्यादा अधिकार थे आम नागरिकों से। तो ये विशेषाधिकार की समस्या भी उस समाज में थी, यानी कि असमानता को बढ़ावा दिया जा रहा था। लोग अपने को राजव्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। मिखाइल गार्बाचेव ने इन सुधारों का समाधान करने का वादा किया। गार्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने, प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया। गार्बाचेव जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इसको सुधारने की कोशिश की, लेकिन गार्बाचेव तो रोग का ठीक ठीक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हुआ होगा कि फिर भी सोवियत संघ क्यों टूटा। जब सोवियत संघ में सुधार की बातें चल रही थी, गार्बाचेव सुधार करना चाहता था, कर भी रहा था, तो फिर सोवियत संघ का विभाजन क्यों हुआ? इस बिंदु पर आकर उत्तर ज़्यादा विवादित हो जाते हैं।
इस स्थिति में हमें आगे के इतिहासकार शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएँ। इस स्थिति पर आकर के विवादित उत्तर होने का मतलब है कि वास्तव में वास्तविक कारण क्या रहा होगा, इसका उत्तर हम स्पष्ट तौर पर यहाँ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सोवियत संघ में गोर्बाचेव सुधार करना चाह रहा था। तो इस सिचुएशन में लोगों ने क्या सोचा होगा? सबसे सटीक उत्तर तो यही जान पड़ता है कि गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी, तो लोगों की आकांक्षाएं और अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा कि जिनका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता हो, पर इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचेव को ज़्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। ये लोग इनकी कार्यपद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए। इन लोगों ने जैसा सोचा वैसा फायदा नहीं हुआ और संभव है उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा था। सोवियत संघ ने जो सुधार करने चाहे गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में, उनकी गति काफ़ी धीमी थी, लोग ऐसा मानते हैं, और इससे लोग धीरज खो बैठे। यानी कि लोगों को जल्दी विकास चाहिए था, जल्दी फायदा चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। जनता के एक हिस्से में कम्युनिस्ट पार्टी के स्तर से जो लोग सोवियत संघ के फायदे, सोवियत व्यवस्था से फायदे में थे, इस विचार के ठीक विपरीत थे। उनका कहना था कि हमारी सत्ता को विशेष अधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। जनता कह रही थी कि सोवियत संघ में सुधार के लिए गोर्बाचेव काफ़ी धीमे प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनकी ही पार्टी के लोग कह रहे थे कि काफ़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। इस खींचातानी में गोर्बाचेव का समर्थन दोनों तरफ से जाता रहा। पार्टी में भी समर्थन नहीं रहा इसलिए गोर्बाचेव का, और लोगों ने भी उनका समर्थन नहीं किया। जनमत आपस में बंट गया। लोगों ने उनके साथ जो मोह भंग हुआ, ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद ही अपनी नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। लोग सोच रहे थे कि गोर्बाचेव अपनी नीतियों का बचाव समय नहीं कर पा रहे। इन सारी बातों के बावजूद भी सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत संघ के अंदर लोगों के बीच से भी दंग रह गई। यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता के उभार की इच्छा। तो राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार यूरोप में जब फैला, तो ये भी एक कारण रहा सोवियत संघ के विभाजन का। रूस और बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, लताविया, लुथानिया, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ, और इस मामले पर भी अलग अलग राय मिलती है। राष्ट्रवाद का उभार, जो देश स्वतंत्र होने की नीति पर कायम थे, स्वतंत्र होना चाहते थे, वो यूरोप में भी हुआ, सोवियत संघ में भी हुआ, और यही उसका तत्कालीन और अंतिम कारण बना। एक विचार तो यह कि राष्ट्रीयता की भावना में की तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी। चाहे सुधार होते या ना होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। फिर यहाँ तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना कोई हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता और इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। सोवियत संघ में विभाजन होता, अगर सुधार नहीं होते तब भी होता। सुधार हो रहे थे फिर भी विभाजन हुआ, ये तो अनिवार्यता है कि अनिवार्य रूप से ऐसा होना था। क्यों? क्योंकि इसका कारण था सोवियत संघ बहुत बड़ा था, विशाल आकार था, आंतरिक समस्याएं थी, और इन समस्याओं के बारे में पूरे तरह से कम्युनिस्ट पार्टी हल करने के जो तरीके होते हैं वो नहीं खोज पा रही थी। कुछ लोग सोचते हैं कि सोवियत गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि गोर्बाचेव ने जो सुधार किए उससे राष्ट्रवादियों में भावना भड़की और उनको नियंत्रण नहीं कर पाया सोवियत संघ, और उनका विभाजन हो गया। तो ये भी एक पक्ष हो सकता है। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य गणराज्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह है कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। लोगों को इस बात का अंदाजा था कि जब भी सोवियत संघ का विभाजन होगा तो रूस से, सोवियत संघ से एशिया के राज्य अलग होंगे, यानी कि एशियाई देश जो हैं वो सबसे पहले अलग होंगे, और यूरोप जो है वो सोवियत संघ में बना रहेगा, यूरोप के जो देश सोवियत संघ में बना रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
सोवियत संघ में विभाजन की शुरुआत यूरोपीय देशों से हुई। यूक्रेन, जॉर्जिया, रूस, बाल्टिक क्षेत्र, यहाँ के देशों ने सबसे पहले आवाज़ उठाई, जबकि एशियाई देश जो थे वो धार्मिक रूप से अलग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो सोवियत संघ के साथ बने रहना चाहते। तो ये एक विडंबना है, एक ऐसी विडंबना जो कि आम लोग जिसको नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ के लोग को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। इसका आपस में अलगाव भी था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों में सोवियत संघ में शामिल रखने से उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। और यूरोप के देशों को लग रहा था जो सोवियत संघ में थे कि जैसे ही हम इन राज्यों को अपने साथ बनाए हुए हैं, हमें अपने संसाधन यहाँ लगाने पड़ रहे हैं और इन संसाधनों की वजह से हम अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए वो सोवियत संघ से अलग होना चाहते थे। ये सारे कारण हैं सोवियत संघ के विघटन के, और महत्वपूर्ण कारण हैं। इन सभी कारण को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और इनको स्टडी करना है, नोटबुक में लिखना है। सोवियत संघ के विघटन के परिणामों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।